हेलो एवरीवन। आज अपन अरस्तु टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हर बार यूजीसी नेट और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। अरस्तु के अनुसार कानून कैसा होना चाहिए? शासन के अधीन, सर्वोच्च, परिवर्तनशील या सीमित? तो अरस्तु ने बोला है कि कानून कैसा होना चाहिए, मतलब अरस्तु के अनुसार कानून कैसा होना चाहिए। अरस्तु ने कानून को क्या माना है? शासन के अधीन माना है, शासन को सर्वोच्च माना है, या सर्वोच्च माना है कानून को, या फिर परिवर्तनशील माना है, या सीमित माना है? तो उन्होंने कानून को सर्वोच्च माना है। अरस्तु ने कानून को सर्वोच्च माना है। कानून बुद्धि एवं विवेक पर आधारित होता है। उनके अनुसार कानून है वो बुद्धि और विवेक पे आधारित होता है, जबकि व्यक्ति है वो भावनाओं से प्रभावित हो सकता है। तो उनके अनुसार शासन कानून के अनुसार चलना चाहिए, शासक है वो भी कानून के अनुसार चलना चाहिए। कानून ही राज्य में सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति है वो तो भावनाओं से प्रभावित हो जाता है, लेकिन कानून जो बनाया हुआ है, जैसे अपने देश का संविधान बनाया हुआ है, तो बहुत सारे बुद्धिमान लोगों को से मिलके और बहुत सारे लोगों का विवेक का उपयोग करके फिर वो कानून बनाया गया है, ना कि कोई पक्षपात रहित कानून बनाया गया है। तो उन्होंने कानून को सर्वोच्च बताया है। अरस्तु ने संविधान को क्या माना? राज्य की शक्ति, राज्य की आत्मा, राज्य की सेना या राज्य का धर्म? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी। आंसर इसका बी होगा। अरस्तु ने राज्य को संविधान की आत्मा माना है, क्योंकि संविधान ही शासन की संरचना एवं कार्यप्रणाली निर्धारित करता है। संविधान है उसके अनुसार ही शासन चलता है, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है, हर देश में चल रहा है। हर देश का अपना एक संविधान होता है, उसमें नियम लिखे हुए होते हैं और उन नियमों के अनुसार ही शासन कार्य होता है। इसीलिए उसने संविधान को राज्य की आत्मा कहा है। अरस्तु ने शासन प्रणालियों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2, 3, 4 या 5? तो उन्होंने शासन प्रणालियों को 2 भागों में विभाजित किया है। एक शुद्ध शासन प्रणाली और एक है विकृत शासन प्रणाली। तो उन्होंने 2 भागों में शासन को बांटा है, शुद्ध शासन प्रणाली और विकृत शासन प्रणाली। निम्न में से कौन सी शुद्ध शासन प्रणाली है? निरंकुश शासन, दैनिक तंत्र, संवैधानिक शासन और विकृत शासन। तो उनके अनुसार संवैधानिक शासन है वह शुद्ध शासन प्रणाली है, क्योंकि इसका उद्देश्य जनहित एवं कानून पालन होता है। जो संवैधानिक शासन है उसका उद्देश्य जनहित करना एवं कानून का पालन करना होता है। जो संविधान के जैसे पहले मोनार्की था, राजा और महाराजाओं का शासन था, तो उसमें पक्षपात हो जाता था। राजा जो चाहे वो ही कानून था। राजा जिसको परेशान करना चाहे, जिसको सजा देना चाहे उसको देता था, जिसको पुरस्कार देना है उसको पुरस्कार देता था। लेकिन संवैधानिक शासन में ऐसा नहीं है। संविधान हमारे में जो हमारे कानून बनाए हुए हैं वो बुद्धि से बनाए हुए हैं, विवेक से बनाए हुए हैं, तो वो सबके लिए अच्छे हैं। तो शुद्ध शासन प्रणाली उन्होंने संवैधानिक शासन को बताया है। अरस्तु के अनुसार निरंकुश शासन क्या है? शुद्ध शासन, मिश्रित शासन, विकृत शासन और धार्मिक शासन। तो उन्होंने विकृत शासन को निरंकुश शासन कहा है। उन्होंने कहा है कि निरंकुश शासन है वो विकृत शासन कहा जाता है, क्योंकि इसमें शासन अपने स्वार्थ के लिए शासन करता है। शासक है वो अपने स्वार्थ के लिए शासन करता है इसमें। और संवैधानिक शासन में जनहित के लिए शासन किया जाता है, पक्षपात रहित शासन होता है, सबको न्याय मिलता है। ठीक है। और इसमें है निरंकुश शासन में क्या होता है कि वो ये किसी के स्वार्थ से प्रेरित होता है, इसीलिए इसको विकृत शासन कहा गया है अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने किस शासन को मिश्रित शासन कहा है? राजतंत्र,
संवैधानिक शासन, धनिक तंत्र या निरंकुश शासन। तो उन्होंने संवैधानिक शासन को मिश्रित शासन कहा है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र या कुलीन तंत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो संवैधानिक शासन है उसमें लोकतंत्र के भी गुण हैं और कुलीन तंत्र के भी गुण हैं, उन दोनों का वो मिश्रण है। इसीलिए संवैधानिक शासन को उन्होंने अच्छी शासन व्यवस्था बनाया है। उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके फिर अपना निर्णय दिया था कि ये शासन व्यवस्था सबसे अच्छी है और इस शासन व्यवस्था की ये कमियां हैं। इसीलिए उसको पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? समानता, न्याय, असमानता और शिक्षा। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण असमानता है। सामाजिक असमानता बढ़ने पे उनका मानना है कि राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता बढ़ने पे क्रांति की संभावना बढ़ जाती है, ये बोला है। तो उन्होंने असमानता को इसका कारण माना है और आर्थिक असमानता उन्होंने असमानता को इसका कारण माना है और उन्होंने आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता को असमानता का कारण माना है। क्रांति का कारण असमानता और आर्थिक और सामाजिक असमानता को उन्होंने क्रांति का कारण माना है। अरस्तु ने क्रांति रोकने के लिए किस वर्ग को मजबूत बनाने पे बल दिया? निम्न वर्ग, सैनिक वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग। तो आपको पता ही है, उन्होंने मध्यम वर्ग को अच्छा बताया है और मध्यम वर्ग को उन्होंने क्रांति रोकने में व स्थिरता, शासन की स्थिरता बनाए रखने में एक मजबूत पिलर बताया है तथा क्रांति को रोकने में यह वर्ग सहायक है, ये उन्होंने बोला है। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है? जो राज्य में जन्म ले, जो कर देता हो, जो शासन कार्यों में भाग ले सके, जो सेना में कार्य करता हो। तो अरस्तु के अनुसार जो शासन कार्यों में भाग लेता हो वही नागरिक है, उसी को नागरिकता मिलनी चाहिए। जो शासन कार्यों में, न्यायिक कार्यों में भाग लेता है उसी को नागरिकता मिलनी चाहिए, ये अरस्तु का मानना है। उन्होंने नागरिकता को सीमित रखा है। अरस्तु ने किन्हें नागरिकता से बाहर रखा? सैनिक को, व्यापारी को, स्त्रियों को या दास को व शिक्षक को। तो उन्होंने स्त्रियों व दास को नागरिकता से अलग रखा है। स्त्रियों, दासों तथा मजदूरों को नागरिकता से बाहर रखा क्योंकि वह सीमित नागरिकता का समर्थक था। तो उन्होंने बोला कि स्त्रियां अपना घर का कार्य करती हैं, दास कार्य करते हैं अपना मालिक का, तो वो शासन कार्य में भाग, न्यायिक और शासन कार्यों में भाग नहीं ले सकते, इसलिए उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ये उनका मानना था। तो ये थे 10 MCQs। यदि वीडियो पसंद आया और आप लोगों को इसी तरह के MCQs और चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।